बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं ट्रैवल कर रही हूँ और घर वापस जा रही हूँ डेंटल अपॉइंटमेंट से। तो मैंने कहा मैं रास्ते को थोड़ा यूटिलाइज़ करूँ और आप लोगों से कुछ बातें कर लिया जाए। और आज की वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि जी अगर आप किसी भी कंट्री से रीलोकेट करके किसी दूसरे कंट्री जाते हो तो बहुत सारे ऐसे ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो शायद आपने सोचे ना हो या प्लान ना किए हो सकता है आप उसके लिए प्रिपेयर्ड भी ना हो। तो हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं किसी की एग्जांपल लेके उनका जो लाइफ में चल रहा है या जो उनको मुश्किलात फेस करना पड़ी हैं उनको लेके मैं आपसे डिस्कस करूंगी और उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगी कि जी अगर मैं थी उस सिचुएशन में तो मैंने क्या किया या अगर मैं होती तो मैं क्या करती, क्योंकि हर बंदे का जो सर्कमस्टांसेस होते हैं अलग होते हैं, उनके साथ क्या पेश आ रहा होता है वाक़या दैट इज़ ऑल डिफरेंट। तो किसी भी दो बंदों की स्टोरी सेम ज़रा मुश्किल से ही होती है। ठीक है जी, तो लेट्स डाइव इनटू इट। और ये मैं आपको दिखा दूँ जी, लेफ़्ट साइड पे अगर आपको ये नज़र आ रहा हो ये हॉस्पिटल है यहाँ का। और तो एनीवेज तो ये हमारे घर से तकरीबन आधा घंटा दूर है। बट अगर आपको कोई और ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्राउन कलर के ये अकोमोडेशन है वो डॉक्टर्स यानी मेडिकल स्टाफ आप कह लो, ये उनकी अकोमोडेशन है जिसमें फार्मासिस्ट डॉक्टर्स नर्सेज ये सब आ जाते हैं। इसी तरह से ये जनरल स्टोर है। तो मैंने कहा मैं ज़रा रास्ते में ही बताती चली जाऊँ कि क्या हो रहा है। तो एनीवेज तो हम लोग वापस आ जाते हैं स्टोरी की तरफ। और स्टोरी है कि जी एक मैं इन ऐसी खातून के बारे में बात कर रही हूँ कि जी जिनसे मैं इन टच हुई, उन्होंने मुझसे गाइडेंस ली जब मैं सेंट जॉन्स तो नहीं बोलूँगी, मैं जब यहाँ पे नई मूव हुई थी तब वो मेरे टच में आई और मैंने उनको गाइड किया कि जी सऊदी से, क्योंकि वो उस वक्त सऊदी में ही थी और वो भी मैरिड हैं, उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और उनका वही सिनेरियो है कि जी वो टीच कर रही हैं और उन्होंने मास्टर्स माशाल्लाह कर रखा है। उसके बाद उनके पास बीएड की डिग्री भी मौजूद है। और फिर क्या हुआ कि जी उन्होंने फिर मुझसे गाइडेंस ली कि जी कैसे एडमिशन लेना है, कैसे आना है। और उस पूरे सिलसिले में क्या हुआ कि जी उन्होंने पहले अपने बच्चों के साथ सबके साथ अप्लाई किया तो ऑब्वियसली वीज़ा इतना आराम से लगा नहीं करता, तो वो रिजेक्ट हो गया। देन ऑब्वियसली उनका माशाल्लाह से बेबी होने वाला था, तो देन शी फाइनली डिसाइडेड कि नहीं ऐसा करते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि जी क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको साफ बातें यही मशवरा दिया कि डोंट। ये तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी बातें हैं। तो उन्होंने मुझसे मशवरा लिया कि जी मैं आ जाऊँ और ऐसे है और छोटा बच्चा, और तो मैंने उनको ये बोला कि नहीं रियली डोंट थिंक कि ये फीजिबल होगा किसी भी ऐसी औरत के लिए जो अपना फैमिली वहाँ पे छोड़कर किसी छोटे बच्चे के साथ अकेले आ रही है विदाउट हस्बैंड। ये कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि कुछ भी कर लो एक दूसरा कंट्री ही रहेगा। यहाँ पे कितने भी अच्छे लोग आपको मिल जाए, लेकिन वो वाली बात नहीं होती कि वो जो आपको अपने रिलेटिव्स के साथ या अपनी अम्मी के साथ या अपना किसी के साथ मिल सकता हो कि जी वो आपके बच्चे पाल लेंगे, ऐसा नहीं हुआ करता ना। तो खैर कहानी ये हुई कि उन्होंने फिर ये डिसाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह शी टुक माई एडवाइस एंड देन शी डिसाइडेड ओके फाइन लेट्स टेक अ ब्रेक। और उसके बाद उन्होंने, बल्कि मैं ये बोलूँगी कि उन्हें वक्त बहुत अच्छा सा यूटिलाइज़ किया और वो ऐसे यूटिलाइज़ किया कि उन्होंने उस दौरान जब उनका माशाल्लाह से बेबी हुआ और उसके बाद जब वो बड़ा हो रहा था यानी तो फिर उन्होंने उस दौरान ऑनलाइन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से 1.5 साल का यानी 1.5 ईयर्स का डिप्लोमा कर लिया। तो जब उन्होंने डिप्लोमा कर लिया और ये बड़ी मज़े की बात थी कि बच्चे, ये हिम्मत की बात होती है, मैं इतना आपको बताती जाऊँ, बिकॉज शी वाज अ फुल टाइम टीचर इन सऊदी। उसके अलावा उनके 2 बच्चे और फिर ये नया न्यूबॉर्न बेबी और फुल टाइम टीचिंग के साथ साथ उन्होंने माशाल्लाह 1.5 साल के अंदर एक डिप्लोमा करा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। नाउ कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये टाइम वेस्ट नहीं किया बल्कि उसको यूटिलाइज़ किया बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अक्लमंदी का तकाजा था ये, क्योंकि उसकी वजह यही है कि उनको मालूम था कि जी कनाडा में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑल्दो शी ऑलरेडी हैड अ बीएड बट उन्होंने ये भी कर रखा। और फिर क्या हुआ कि जी फाइनली शी अप्लाइड और उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया एंड देन उन्होंने
उन्होंने फिर वीज़ा ऐसे ही किया कि उन्होंने फैमिली के बगैर सिर्फ अपना और अपने छोटा बेबी जो उनका उस वक्त 1.5 से 2 साल का था, उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया और माशाल्लाह उनका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया एंड देन शी केम टू कैनेडा। नाउ कनाडा आने की बाद की जो स्टोरी है मैं उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बताऊं। उन्होंने मुझसे भी अकोमोडेशन के लिए अप्रोच किया कि जी अगर मैं किसी को सेंट जॉन्स में जानती हूँ तो अकोमोडेशन में अगर मैं हेल्प ले सकूँ किसी की, तो मैंने जब अपने जितने लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया तो उन सब ने मुझे ये बोला कि जी अकोमोडेशन की इस वक्त सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड, लैब्राडोर में बहुत बुरी हालत है। और ये बात फैक्ट है क्योंकि जब मैं गई थी तो मुझे याद है कि जी इवन यूनिवर्सिटी हाउसिंग में बहुत सारे जो यूनिट्स थे वो खाली पड़े रहते थे और अगर वो खाली नहीं होते थे तो कुछ अरसा खाली रहने के बाद फिर ये मतलब उसमें कोई आ जाता था ना बंदा, कोई स्टूडेंट आ जाता था या फैमिली आ जाती थी। लेकिन अब का ये हाल है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में तकरीबन 150 यानी 150 लोगों की वेटिंग लिस्ट मौजूद है। तो इट्स नॉट ईजी कि आप यूनिवर्सिटी हाउसिंग को अवेल कर सको और वेटिंग लिस्ट में जाए बगैर, unless you're very lucky about that. So the things have changed in short. तो आप ऑन कैंपस हाउसिंग बोलो या ऑफ कैंपस हाउसिंग बोलो, बहुत बुरे हालात हैं हर जगह क्योंकि उसके रीजंस बहुत सारे हैं। एक तो ये कि मेमोरियल यूनिवर्सिटी इज़ अ चीप यूनिवर्सिटी और दूसरा एक ऑब्वियसली एक छोटी सी जगह है तो इतने खर्चे इतने ज़्यादा नहीं होते। मेमोरियल यूनिवर्सिटी एक चीपेस्ट यूनिवर्सिटी बोल लो, वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कनाडा, तो लोग वहाँ पे भर के जाना शुरू हो गए हैं। पहले इतना शायद मालूम नहीं था लोगों को, अब ऑब्वियसली पता चलना स्टार्ट हो गया है कि जी वहाँ जाया जा सकता है क्योंकि फ़ी कम है। दूसरा ये कि एनएल में क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलेशन कम है तो वो इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वाइट करना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा रेफ्यूजीज़ का जो मसला जहाँ जहाँ होता है वहाँ से सारे के सारे रेफ्यूजीज़ को वो लोग बहुत सारे बल्क में बुला लेते हैं। तो माशाल्लाह पॉपुलेशन तो बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन जो एकोमोडेशन की हालत है ना कि जिस हिसाब से हाउसिंग उनको अरेंज करना चाहिए ये सब, ये उस स्पीड से नहीं हुआ जिस स्पीड से लोगों का आमद स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो उनको फिर क्या हुआ कि जी वापस चलते हैं उन खातून की स्टोरी की। जो मैंने जिन लोगों से कांटेक्ट किया उनमें से किसी एक ने मुझे ये ज़रूर रीच आउट किया कि जी मेरा एक रूम है बेसमेंट में। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन होती है कि जी बेसमेंट में आपका एक रूम है, उसके साथ आपका हाफ टॉयलेट होता है। हाफ टॉयलेट का मतलब होता है कि जी बात नहीं ले सकते, मतलब देयर इज नो शावर। तो शावर के बगैर जी सिंक होगा, एक कमोड होगा या जो भी, लेकिन आप शावर नहीं ले सकते उसमें। ठीक है, उसे हाफ बात कहते हैं। तो यहाँ पे फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेमोरियल लाइक उधर ही सेंट जॉन्स में। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई ऐसा है कि मेरे पास एक रूम है जहाँ पे कोई स्टूडेंट रहती थी, सिंगल स्टूडेंट, और वो चली गई है और वो रूम इज़ अवेलेबल, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसके साथ हाफ बात है। तो अगर नहाना धोना होगा तो आपको ऊपर आके नहाना धोना होगा। ठीक है जी। तो मैंने फिर उनको ये बता दिया कि जी अगर इफ़ यू थिंक and if you're comfortable with this kind of an arrangement तो just go ahead, and then वो उनके टच में आई। लेकिन फाइनली जो भी सिचुएशन हुई तो उनको उन खातून को किसी और जगह शेयरिंग पे एकोमोडेशन मिल गई। ना आप याद रखिएगा कि ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होती है। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कहीं भी जगह मिल सकती है। ठीक है जी, 2-4 लोग मिलके रेंट आउट कर रहे हैं, ऐसा बहुत कॉमन होता है यूनिवर्सिटीज़ के आसपास एरियाज़ में कि 2-4 लोगों ने स्टूडेंट्स ने मिलके शेयरिंग पे वो रह रहे हैं, चाहे वो अपार्टमेंट हो चाहे वो बेसमेंट हो, कुछ भी हो, बहुत चीप पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होती है जगह ढूंढना, क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, फिर उसका आपको पता है रोना धोना की कहानी होती है। इसके अलावा बहुत डिफरेंट सी चीज़ें होती हैं जो कि लोग उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, अगर वो खुद सिंगल है, अनलेस आप किसी और फैमिली के साथ शेयर करो फिर तो ऑब्वियसली दे अंडरस्टैंड ईच अदर कि भाई क्या है। जैसा मैंने रिसेंटली एक ऐड पढ़ा था कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा किधर पढ़ा था, कि जी एक फैमिली में 4 लोग रह रहे हैं, एक कमरे में अटैच बाथ है और उसमें 4 लोग रह रहे हैं, एक कपल एंड ट्विंस उनके साथ, और वो अटैच बाथ है, और एक और कमरे में वो हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा रह रहा है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ टेनेंट एक 3rd बेडरूम के लिए, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टफ जिसमें किचन आ जाता है, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम एंड दिस एंड दैट, वो सारा शेयरिंग पे है। तो इस किस्म की जो सिचुएशंस होती है ना, इस किस्म के जो सिनेरियोज होते हैं वो बहुत कम
होते हैं। ज़्यादातर वो सिंगल स्टूडेंट्स ही को ढूंढ रहे होते हैं और सिंगल स्टूडेंट्स ही रह रहे होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी आपने किसी छोटे बच्चे के साथ अकेले आना है और आप शेयरिंग पे रहना चाहते हैं, तो ये आप सोच कर आइएगा कि ये इस तरह की शेयरिंग बहुत मुश्किल से, अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको मिलेगा, वरना आपको प्रॉब्लम होने वाली है। एक तो ये मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूँ। दूसरी बात ये हो गई कि अच्छा जी शेयरिंग में अगर आप रह रहे हैं तो आपको खर्चा कितना होने वाला है। तो खर्चा यही होता है कि डिपेंड्स कि कितने लोग रह रहे हैं, पहली बात। दूसरा, उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या उसमें यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो इट कैन वेरी बिटवीन लेट्स से $400 $450 टू अप, जितना भी 600 भी हो सकता है, 650 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो फर्निश्ड है या नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि अगर आप बिल्कुल खाली खुली एक नॉर्मल, ऐसे भी लोग रहते हैं कि एक रूम में 2 लोग रह रहे होते हैं। अगर आप एक रूम में 2 लोग रहने के लिए तैयार हो, फिर तो उससे कम में भी बात बन जाएगी। लेकिन आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो अपना रूम चाहिए, देन आप सोच कर आइएगा कि उसके हिसाब से पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक, चले जी खातून पे वापस आते हैं। देन फाइनली शी केम और उनको कहीं और अरेंजमेंट हो गया और वो एक कमरे में रहना शुरू हो गई किसी के साथ और अपने बेबी के साथ। नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ होती है, याद रखिएगा। उनका एक और उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कि उनका पासपोर्ट, उनके बच्चे का पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट थी वो इतना करीब थी कि उनका जो मेडिकल केयर प्लान, MCP कार्ड बोलते हैं इसको, मेडिकल जिसे आप सिंपल वर्ड्स में हेल्थ कार्ड कह लो, ठीक है। हेल्थ कार्ड से क्या होता है कि कनाडा में हर प्रोविंस का हेल्थ कार्ड अलग होता है, उसके रूल्स अलग होते हैं, उसकी कंडीशंस अलग होती हैं, उसके बनाने का, उसकी एलिजिबिलिटी, हर चीज़ अलग होती है। लेकिन ये हेल्थ कार्ड होता क्या है? हेल्थ कार्ड से ये होता है कि आपके जो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस होती है वो फ्री हो जाती है। मेडिसिन का आपको पे करना पड़ता है अनलेस आपने इंश्योरेंस लिया हुआ हो, लेकिन कंसल्टेशन फ्री हो जाती है। इसके अलावा आपको अगर ब्लड टेस्ट और ये सारे टेस्ट जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं उसमें। अगर आप प्रेगनेंसी है या कोई चीज़ है तो वो भी कवर हो जाती है। तो ये बहुत काम की चीज़ है ना। हुआ क्या, क्योंकि उनकी जो एक्सपायरी थी पासपोर्ट की वो इतना करीब थी कि उन लोगों ने उनको हेल्थ कार्ड ना उनके बच्चे का नहीं बन पाया, क्योंकि उनके बेबी की जो एक्सपायरी थी वो इतना करीब थी कि उन्होंने कहा नहीं जी हमें एक वैलिडिटी चाहिए होती है, लाइक आई थिंक इट्स 6 मंथ्स, बट उसको डबल कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी 6 मंथ्स तक नहीं है, ये क्योंकि पासपोर्ट की एक्सपायरी कम थी यानी करीब था, तो उनका जो वीज़ा अलॉट हुआ वो भी बहुत कम अरसे की हुआ, इसलिए उन्हें उसको रिन्यू भी करवाना पड़ा। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, अगर आप जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाया हुआ हो और ये प्रॉब्लम फिर आपको फेस ना करने पड़े। क्योंकि अगर आई एम रिपीटिंग दिस थिंग क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट के एक्सपायरी डेट के मुताबिक उतने ही अरसे का आपको वीज़ा स्टैम्प होता है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि इस प्रॉब्लम में आपको ना पड़ना पड़े। फिर हुआ क्या कि जी उनको इनके बच्चे का हेल्थ कार्ड नहीं बन पाया और अभी तक नहीं बन पाया, और बच्चा उनका बार बार बीमार पड़ रहा है क्योंकि वेदर चेंज हो गया है। ऑब्वियसली कंट्री चेंज होता है, छोटे बच्चे ज़्यादा जल्दी बीमारी पकड़ते हैं, तो अब वो बहुत परेशानी उसमें है क्योंकि जब आप डॉक्टर की फ़ी पे करने जाते हैं यहाँ पे तो इट्स रियली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ये एक और पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि क्या चैलेंज फेस करना पड़ा, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आप फ़ौरन हेल्थ कार्ड बनवाइए, क्योंकि मैं जब आई थी अपने दोनों बच्चों के साथ तो ये दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो हमने करी थी, ठीक है। और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे कभी भी ये परेशानी नहीं हुई ना। इसमें एक दो चीज़ें होती हैं जो कवर्ड नहीं होती हैं, वो होती हैं कि जी आपका डेंटल हो गया या आई का हो गया, लेकिन ये बहुत कम होने वाली चीज़ है, इसलिए इसके बारे में ये टॉपिक एक अलग कहानी हो जाएगी। लेकिन जो बाकी की चीज़ें जैसा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ये सब कवर्ड होता है इसके अंदर, ठीक है। डॉक्टर की फ़ी भी नहीं पे करना पड़ती ना। अनदर चैलेंज जो अब उनको फेस करना पड़ रहा है कि उन्होंने जो जगह रह रही है उसमें जो ओनर है उस घर का वो वापस आना चाहता है। नाउ शी हैज़ टू वेकेट। जब उन्हें वेकेट करना है तो ऑब्वियसली शी इज़ लुकिंग फॉर द अदर अपार्टमेंट्स के जहाँ पे वो शिफ्ट हो सके अपने बच्चे को लेकर। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो डेडलाइन है उनकी नवंबर है,
तो उससे पहले पहले उनको अपना अरेंजमेंट ढूंढना है। नाउ याद रखिएगा जो सेमेस्टर है वो सितंबर टू दिसंबर होता है, जिसे आप फॉल सेमेस्टर बोलते हो। तो जाहिर सी बात है आप सेमेस्टर के बीच में कहाँ जाओगे, अनलेस आपका सेमेस्टर ब्रेक आए या कुछ आए तो आप कहते हो कि चलो मैं अपने कंट्री चला जाता हूँ या किसी दोस्त के साथ रह लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ। याद रखिएगा अगेन, अगर आप अकेले हैं तो किसी के काउच पे पड़ के भी सो सकते हैं आप, ठीक है, या आप किसी दोस्त के साथ 1-2 दिन। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के साथ या फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बहुत समझ के आपको आना होगा और अरेंजमेंट्स देखने पड़ेंगे और चैलेंजेस का के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जी उनका आया मेरे पास वॉइस नोट्स आए कि भाई उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि जी वो सऊदी चले जाएं, क्योंकि उनके हस्बैंड और उनके 2 बड़े बच्चे, जो मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि उनके 3 बच्चे हैं, तो उन्होंने छोटा बच्चा लेकर आई और 2 बच्चे हस्बैंड के साथ अपने इन लॉज के साथ वो सऊदी में ही हैं। तो अब उनका आया कि जी मैं या तो वापस चली जाऊँ, विंटर जो सेमेस्टर है वो मैं वहीं गुजारूँ और ऑनलाइन कोर्सेज ले लूँ। अगर वो ऑनलाइन कोर्स लेती हैं तो फॉर एग्जांपल तो उन्होंने मुझे खुद ये बात बताई कि जी वीज़ा पॉलिसी अब चेंज, वीज़ा पॉलिसी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पॉलिसी चेंज हो चुकी है। जितना अरसा आप अपने सेमेस्टर में, यानी जो आपका स्टडी ड्यूरेशन है उसमें आउट ऑफ कनाडा रहेंगे, वो अरसा उतने मंथ्स आपके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में से माइनस हो जाएंगे ना। माइनस हो जाएंगे का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल अगर वो विंटर सेमेस्टर अपना बाहर करती हैं, जैन में जाती हैं और अप्रैल में वापस आती हैं, क्योंकि ये इतना ही लंबा होता है, 4 महीने का सेमेस्टर होता है, तो ये जो 4 महीने हैं उनको अगर वो 3 साल के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होती हैं तो 3 सालों में से उनके 4 महीने माइनस हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जी 2 साल 8 महीने का उनको पोस्ट ग्रेजुएट को मिलेगा, 2 years in 8 months उसका वर्क परमिट मिलेगा। एक तो ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरी बात ये होती है कि आप अगर बाहर जाते हैं फिर जो आपको यहाँ पे अकोमोडेशन बड़ी मुश्किल से मिल भी रही होती है, उससे भी आप हाथ धो बैठते हैं। तो ये आपके पास एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, 2 नेगेटिव पॉइंट्स तो यही हो गए। तीसरी बात ये है कि जी अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी विंटर है, मैं उससे विंटर से बच जाऊंगी, अपने बाकी दोनों बच्चों को बचा लूंगी, तो देखिए याद रखिएगा अगर आप जब कनाडा आने का सोच ही रहे हैं तो कनाडा इज़ अ कोल्ड कंट्री, सिंपल। तो आप उस सर्दी से बच नहीं सकते, तो बेहतर यही होता है कि जी जो बाद में आप करने वाली हैं वो पहले से आप कर लें। तीसरा ये भी था कि उन्होंने पूछा कि या तो फिर मैं यहीं रहूं और हस्बैंड जनवरी में या जो भी वो रिज़ाइन करके वापस आ जाए। तो देखिए मैं फिर यही मशवरा दूंगी कि अनलेस आपके हस्बैंड को या तो जॉब मिल चुकी हो या आप जॉब कर रही हो, तब तो बात समझ आती है कि जी आप अपना सब कुछ खत्म करके वहाँ कनाडा मूव हो जाए। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपके पास जॉब नहीं है या हस्बैंड के पास भी जॉब नहीं है, तो फिर तो बिल्कुल ये वाइज डिसीजन नहीं होता कि आप जो भी एक कमाने वाला इंसान है वो छोड़कर आए, क्योंकि इस केस में जो खातून है वो भी जॉब नहीं कर सकती, जैसा मैं नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, ठीक है ना, इससे वो भी जॉब नहीं कर सकती। दिस मीन्स कि वो सारे का सारा जो डिपेंडेंट है वो अपने हस्बैंड पे है, वही उनकी फ़ी पे कर रहे हैं, वही उनके घर का ग्रोसरी का हर चीज़ जो पूरा है, पूरे घर का जो खर्चा है बच्चों समेत, वो सिर्फ हस्बैंड ही पूरा कर रहे हैं। तो इस केस में मैंने उनको यही मशवरा दिया कि भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं, आप थोड़ा सब्र कर लें और जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए और आपको जॉब मिल जाए, जैसा मैंने भी यही किया था कि जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई और जब मुझे जॉब मिल गई, देन माई हस्बैंड डिसाइडेड टू कम। वो अलग बात है कि जी पेंडेमिक में 2 साल और निकल गए और 4 साल तक वी वर अपार्ट, लेकिन द थिंग इज़ कि 2 साल बाद ये प्लान हो चुका था कि माई हस्बैंड वुड रिज़ाइन फाइनली फ्रॉम हिज जॉब इन सऊदी और ही विल मूव टू कनाडा। लेकिन पेंडेमिक ने सारा अजीब कर दिया। लेकिन इस केस में, उनके केस में या इंशाल्लाह ताला आपके केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई पेंडेमिक अभी इस वक्त नहीं है। तो कहानी यही है कि बेहतर यही होता है कि अनलेस आपकी जॉब हो, बिल्कुल भी ये, और जॉब हो या फुली स्कॉलरशिप फंडेड आपका कोई प्रोग्राम चल रहा हो, फिर तो बात समझ आती है। अपने किसी रिलेटिव के साथ आप रह रहे हैं जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं है और थोड़ा बहुत है, तो बात समझ आती है। लेकिन अगर आप फुली अपने, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ फाइनेंस पे डिपेंडेंट है, तो ये बिल्कुल वाइज डिसीजन नहीं होता कि हस्बैंड्स, अगर तो आपके हस्बैंड बाहर जॉब कर रहे हैं, अच्छी सॉलिड जॉब, तो वो छोड़कर आएँ। और यही मशवरा मैंने उनको दिया कि जी वेट कर लीजिए और आप एक, जिसका उनका प्लान यही है कि मैं जल्द से जल्द
4 सेमेस्टर्स में कहानी खत्म करूंगी। 4 सेमेस्टर्स का मतलब होता है 16 मंथ्स। नाउ 16 मंथ्स में याद रखिएगा, अगर आप अपना 2 साल का प्रोग्राम यानी मास्टर्स प्रोग्राम, और वो कौन सा प्रोग्राम है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन ही वो कर रही हैं फ्रॉम मेमोरियल यूनिवर्सिटी। तो अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है, चाहे वो एमएड हो, चाहे वो कुछ भी हो, एमबीए हो या एमएससी हो, व्हाटएवर यू आर प्लानिंग टू डू, अगर आप 16 मंथ्स में कर रहे हो तो यू आर एलिजिबल फॉर अ 3 years पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अब उन्होंने एक सेमेस्टर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो अभी चल रहा है उनका करंट सेमेस्टर, उसमें 3 कोर्सेज उठाए हुए हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वो प्लान कर रही है कि जी 2 से 3 उठा लेंगी। तो उससे क्या होता है कि आप जो 4 सेमेस्टर्स यानी 16 मंथ्स में आराम से कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, तो फिर उनको यही मशवरा दिया कि जी आप थोड़ा वेट कर लें, ऑल्दो इट्स टफ लिविंग विदाउट योर हस्बैंड। और लेकिन वही बात है कि आपको ऑब्वियसली जब आप कनाडा आ रहे होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख कर आ रहे होते हो कि जी मुझे क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। फाइन, तो यही मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि जब आप कनाडा आ रहे हो, और स्पेशली वो लोग जो फैमिली है जिनकी और वो बच्चों के साथ हैं या उनका इरादा है कि जी मैं आप बच्चे पीछे छोड़ेंगे, तो देखिए ये सब चीज़ें आपको सोच कर आना है कि होम सिकनेस तो होगी, बच्चे तो याद आएंगे, प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी, नई जगह है, नए लोग हैं, नॉट एवरीबडी इज एज लकी एज अल्हम्दुलिल्लाह मी आई वुड से, क्योंकि बहुत अच्छे लोग मिले, अल्लाह का शुक्र है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। टफ था, ये नहीं बोलूँगी कि इट वाज पीस ऑफ केक, नो इट वाजंट अ पीस ऑफ केक, इट वाज रियली टफ। लेकिन जब आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं आसपास तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो अब वो ये होगा कि जी नवंबर में उनको ख़त्म करना है, नोटिस पीरियड है उनका भी चल रहा है, उनको 30 नवंबर या जो भी लास्ट डे है नवंबर का उसमें ख़त्म करना है उन्हें। तो अब शी इज़ लुकिंग फॉर द अपार्टमेंट्स नाउ। जब उनको मैंने बताया तो उन्हें ये बोला कि जी ना शी विल थिंक अबाउट इट, और जैसे ही उनको अपार्टमेंट कोई मिल जाता है तो मे बी शी इज़ जस्ट गोइंग टू, क्योंकि हस्बैंड और बच्चों का वीज़ा हो चुका है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिएगा जब आप अकेले आते हैं ना बच्चे के साथ, ये तो फिर हस्बैंड का वीज़ा लगना या जो पीछे आपके फैमिली मेम्बर्स रह गए उनका वीज़ा लगना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाती। तो यही प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है कि आप अकेले आइए, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, और उसके बाद अपने बच्चे और हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई करें, खड़ाक से होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मैंने कभी कोई केस नहीं देखा जिसमें वो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो। तो एनीवेज, तो ये सारी बातें मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और सेंट जॉन्स की जो हालत है वो भी यही है कि जी जो लोग फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं स्पेशली वो सोच कर आए और एकोमोडेशन का पहले से अरेंज करके आए, क्योंकि सिंगल लोग तो फिर भी इधर उधर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन मैरिड लोगों के लिए मुश्किल होने वाली है क्योंकि सेंट जॉन्स अब बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला आई होप ये वीडियो आपको काम की लगी होगी और आपको बातें समझ आई होंगी कि मैंने क्या बोला है। और अगर आपको लगता है कि जी आपको कोई और क्वेश्चन है इस बारे में, कोई आपका ऐसा मसला है जिसको आंसर करके मैं लोगों को इन जनरल बेनिफिट कर सकती हूँ, तो इंशाल्लाह I'll try my level best to answer your question and make a video on that। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।